नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक कालीन राजनीति। अब देखिए, वैदिक कालीन राजनीति, अब इसमें दो पार्ट होंगे। पहला होगा ऋग वैदिक काल की राजनीति, फिर दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल की राजनीति। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल की राजनीति। तो देखिए, इसमें आप देखते हैं ऋग वैदिक टाइम में तो आपको दो चीजें देखने को मिलती, आर्य और दूसरा अनार्य। ठीक है। तो देखिए, जो अनार्य होते थे उन्हें स्थानीय लोग के तौर पे माना गया है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इस समय जो ऋग वैदिक काल था उस समय अधिशेष उत्पादन का अभाव था। और जो खाना व दोष जीवन होने के कारण ऋग्वेद में आप देखते हैं तो कबीले दिखते हैं। क्या दिखते हैं? कबीले। कबीले मतलब लोगों का समूह, जिसे जन बोला गया। ठीक है। और इसी जन में एक उनका क्या होता था, लीडर हुआ करता था और छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे। इसमें कोई शासन का खास है ना, शासन क्षेत्र जो देखते हैं उसका एक उल्लेख नहीं मिलता है, कोई स्पेसिफिक है ना कहा यहाँ पे इन्हीं का शासन हुआ करता था। नहीं, बस हमें क्या देखने को मिलता है, आर्य और अनार्य मिलते हैं और साथ ही साथ छोटे छोटे कबीले मिलते हैं। उन कबीले में आप देखते हैं तो जिसमें भरत कबीला आता है, यदु कबीला आता है, अनिल हो गया, विशानन हो गया, तो ये सब कबीले आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और ये दोनों आर्य और अनार्य दोनों जन में बटे हुए थे। ठीक है। जन मतलब लोगों का समूह हुआ करता था। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो कबीले होते थे तो प्राय कबीले के लोग क्या होते थे, शारीरिक रूप से जो मजबूत इंसान होता था उसी को अपना राजा चुनते थे। ठीक है। मतलब जो बलिष्ठ इंसान हो, हट्टा कट्टा हष्ट पुष्ट हो, उसी को अपना राजा मानते थे। हर कबीले में यही नियम हुआ करता था। उस समय मतलब वंशानुगत नहीं था कि राजा का ही लड़का राजा बनेगा, ऐसा नहीं था ऋग वैदिक काल में। ठीक है। उस समय जो होता, शारीरिक रूप से जो मजबूत होता था वही राजा हो जाता था। ठीक है। उसी को मतलब ये जन मतलब लोगों का जो समूह होता था वो क्या करता था, अपना राजा मान लेता था। राजा को सहायता देने के लिए पुरोहित एक अधिकारी हुआ करता था, जो राजा की क्या करता था, सहायता देता था, एक तरीके का एडवाइजर होता था। ठीक है। और साथ ही साथ जब पुरोहित हुआ तो उसके बाद आप देखते हैं तो सभा दिखती है, समिति दिखती है और विदथ दिखती है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो था कबीला था। तो ये राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी आपको सिर्फ यही मिलती कि सभा, समिति और विदथ हुआ करती थी। अब पुरोहित जो होता था वो राजा को सहायता के लिए होता था। नेक्स्ट अगर हम सभा की बात करते हैं तो सभा का जो काम होता था वो बंटवारे का काम होता था। वहीं जो समिति होती थी वो वयस्क लोगों की होती थी। और जो विदत होता था उसमें न्याय का काम होता था। ठीक है। राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं को भाग लेने का प्रमाण आपको देखने को मिल जाता है ऋग्वैदिक काल में। मतलब राजनीतिक संस्थाएं जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी उन सब में महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाता था। तो इससे आप कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बेहतर थी, है ना। बेहतर होगी तभी आप देख रहे हैं उन्हें हर चीज में पार्टिसिपेशन मिल रही है, भागीदारी मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति ऋग्वेद में अच्छी थी। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वैदिक साहित्य से न तो वेतन भोगी कर्मचारियों की, न ही वेतन भोगी सेना की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब देखिए, जो वैदिक साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य में आपका क्या आता है, ऋग्वेद आता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जो कर्मचारी थे उन्हें पैसे नहीं मिला करते थे। कैसा नहीं था कि उन्हें पैसे देके काम पे लगाया जाता था, नहीं। न तो वेतन भोगी कर्मचारी थे, न ही वेतन भोगी सेना थी। इसकी कोई जानकारी का प्रमाण नहीं मिलता है। अब इसका रीजन क्या रहा है, क्योंकि देखिए उस समय इतना ज्यादा पशुपालक समाज हुआ करता था, एग्रीकल्चर था, मतलब एक मतलब सिर्फ नाम मात्र का था। जितना उनका काम हो जाए जीविकोपार्जन तक उतना ही होता था। सरप्लस अधिशेष की अवस्था में बिल्कुल नहीं था। तो जब इतना नहीं रहेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादातर क्या रहेंगी, न्यूट्रल अवस्था में चलती रहेंगी। ठीक है। बस काम होता रहेगा, इस तरीके का था। ठीक है। हाँ, लेकिन लोग ये था कि जो उपज होता था उसका कुछ हिस्सा राजा को अवश्य देते थे, टैक्स के रूप में देते थे, ताकि राजा उनकी जो रक्षा वगैरह कर रहा था इसकी उसमें मिलता था, एवज में मिल जाया करता था। लेकिन जो कर्मचारी थे उन्हें पेमेंट नहीं दी जाती थी, जो कि वेतन भोगी सेना थी ही नहीं। तो पूरा कहा जा सकता है जो राजा था वो समाज पर निर्भर हुआ करता था। ठीक है। अब बात करते हैं न्याय एवं राजस्व प्रशासन की जानकारी आपको नहीं मिलती है ऋग्वैदिक कालीन में। ठीक है ना। हाँ, हालांकि कहा जा सकता है कि कबीला का जो लोग था तो वो क्या करते थे, राजा को स्वेच्छा से उपहार देते थे। उपहार को बलि कहा गया। बलि मतलब जो टैक्स के रूप में देते थे। अब पशुओं की चोरी को सबसे बड़ा अपराध माना गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उस समय समाज हुआ करता था वो पशुपालक समाज हुआ करता था। उनकी इकोनॉमी का जो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था वो पशुपालन हुआ करता था। यही कारण है कि पशुओं की चोरी को सबसे बड़ा अपराध माना गया था और पशुओं की चोरी करने वाले को पणी कहा जाता था। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं तो विभिन्न कारणों से जो युद्ध वगैरह होते थे जिसमें से चारागाह के लिए लड़ाई होती थी और पशुओं को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। देखिए जब पशु इकोनॉमी के पार्ट होते थे तो जाहिर सी बात है चारागाह के लिए और पशुओं के लिए लड़ाई होना लाजमी है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं समकालीन समाज में उस टाइम पीरियड में आर्य और अनार्यों के मध्य इसी बात को ज्यादातर लड़ाई होती थी, पशुओं और चारागाह को ही लेके हुआ करती थी। और इसकी जानकारी आप देखते हैं तो ऋग्वेद का 7वां मंडल जिसमें दशराग जी युद्ध आप जानते ही हैं, रावी नदी के तट पे लड़ा गया था और भरत कबीला इसमें जीता था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं साथियों इसमें से कुछ टर्म्स की, जैसे परिवार, तो परिवार क्या होता है, तो वैवाहिक एवं रक्त संबंधों पर आधारित सामाजिक संस्था को परिवार कहा जाता है। ठीक है। परिवार क्या होगा, पहली चीज वैवाहिक, आप जिससे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके क्या हो जाता है, पार्ट ऑफ फैमिली हो ही जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है, रक्त संबंधों पर आधारित, मतलब जब मान लीजिए विवाह हुआ उसके बाद जो उनकी संतानें होंगी वो तो रक्त संबंध पे होंगी ना, तो ब्लड से होंगी, तो ये पूरा का पूरा जो बनेगा विवाह और रक्त संबंध पे, ये पूरा का पूरा परिवार बन जाएगा। अब बात करते हैं कबीला, तो कबीला क्या होता है, तो याद रखना है एक मूल पुरुष से उत्पन्न, है ना, किसी एक व्यक्ति से उत्पन्न अब वैवाहिक एवं रक्त संबंधों पर आधारित कई परिवारों का समूह कबीला होता था। मतलब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसकी शादी हुई, फिर क्या हुआ, उसके बच्चे हुए, अब उसके बच्चों की भी शादियां होंगी, फिर होगा, फिर बच्चे होंगे, ऐसे ऐसे क्या होगा, एक पूरी प्रोसेस में जब मान लीजिए 10-12 पीढ़ी बढ़ गया होगा तब क्या होगा, पूरा का पूरा एक तरीके का परिवार बसता चला जाएगा, क्योंकि बंटवारा भी तो होगा टाइम पीरियड अनुसार, तो क्या होगा, अलग अलग जगह पे वो घर बनाकर रहेंगे आसी पास एरिया में, तो जो पूरा का पूरा ग्रुप बनेगा वो कबीले का रूप ले लेगा। ठीक है ना, बस इतना याद रखना है। तो इसी को जन बोला गया, क्या बोला गया है, जन होता था। और इनका एक राजा हुआ करता था, राजा कौन होता था, जो शारीरिक रूप से मजबूत हो। ठीक है। अब जो उनकी सेना होगी वो रक्त संबंध, वो नहीं भाई परिवार वाले ही क्या करेंगे, सब मिलके उसकी सहायता किया करेंगे प्रशासन एक्टिविटीज में। तो ये इस तरीके का आपको देखने को स्ट्रक्चर मिलता है ऋग वैदिक कालीन समाज में। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन की राजनीति क्या थी, तो अब इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया ऋग वैदिक कालीन राजनीति की। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक कालीन राजनीति। तो यहाँ पे आप देखिए, जहां आप देखते थे ऋग वैदिक कालीन में आपको जन मिलता था, उत्तर वैदिक काल में आते आते जनपद हो गया था। ठीक है। अब देखिए यही उत्तर वैदिक काल वो टाइम पीरियड था जब लोहे का आविष्कार मतलब हो चुका था। अब लोहे का प्रमाण आपको दिखना शुरू हो चुका था 1050 बीसी के आसपास। आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, वहीं आप देखते हैं हल्लूर जो है कर्नाटक में आता है। इन जगह पे आप देखते हैं तो आपको लोहे का जो है प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। जब प्रमाण मिला तो इसमें क्या हुआ, बहुत व्यापक परिवर्तन भी समाज में देखने को मिला। जो जन होता था वो जनपद बन चुका था। ठीक है। तो लोग स्थिर हो चुके थे। अब इसके रीजन आप देखते हैं तो जनपद में आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक साहित्य में आप देखते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य में वही तीनों आप ऐड कर सकते हैं, 3 वेद, तो कौन हो जाएगा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। तो उत्तर वैदिक साहित्य में आप देखेंगे तो जनपद प्रशासन का उल्लेख मिलता है। जनपद के अंतर्गत विभिन्न कबीले के लोगों का एक साथ रहते थे। अब देखिए जो पहले जन होते थे एक अलग अलग कबीले हुआ करते थे, अब वो जनपद में क्या हो गए, कई कबीले आपस में मिलके क्या बन गए, जनपद बन गए। ठीक है। जिसमें आप देखते हैं कुरु जनपद, है ना, तो महाभारत में आप देखते हैं तो कुरु जो साम्राज्य दिखता है तो कुरु जनपद हो गया। फिर आप देखते हैं पंचाल जनपद आपको देखने को मिल जाता है महाभारत टाइम पीरियड में ही, अगर आप कोरिलेट करना चाहें तो महाभारत काल में आपको क्या दिखता है, कुरु जनपद दिखता है, पंचाल जनपद दिखता है, और बहुत सारे आपको ऐसे ही नाम मिल जाते हैं। नेक्स्ट, पहले की तुलना में जो राजा की शक्ति हुई थी वो वृद्धि हो गई थी। ठीक है। जहां पहले आप देखते थे राजा क्या होता था, जो उसे कर मिलता था, साथ ही साथ वंशानुगत नहीं था, जो शारीरिक रूप से मजबूत हुआ करता था वही राजा हो जाता था। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या होने लगा, इसे वंशानुगत कर दिया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अधिक राजा की जब शक्ति बढ़ेगी तो उसके सहयोग देने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी। और उपहार संग्रह के लिए संग्रहित नामक एक सेनाधिकारी भी बनाया गया था, मतलब
संग्रहित्री नामक, है ना, जो संग्रहित्री नामक अधिकारी होता था, उपहार संग्रह के लिए होता था ना। उपहार मतलब जो भी टैक्स वगैरह जो भी लोग स्वेच्छा से देते थे, उन सारी चीजों को क्या करता था, वो कर देता था। लेकिन अभी देखते हैं तो आप वो वेतन भोगी अधिकारी, वेतन भोगी सेना और नियमित राजस्व प्रशासन, न्याय प्रशासन का उल्लेख आपको नहीं मिलता है। मतलब जो वेतन भोगी अधिकारी होते थे उनको नहीं मिलता था। हाँ, लेकिन अधिकारी आपको मिल गए, लेकिन वेतन भोगी अधिकारी नहीं हुआ करते थे अभी के भी टाइम पीरियड, मतलब उत्तर वैदिक काल में भी। और ना ही वेतन भोगी सेना होती थी। ठीक है, हाँ, ये आप कह सकते हैं जब उत्तर वैदिक काल खत्म होने के स्टेज में हुआ, तब ये चीजें लगभग अपने थोड़े आंशिक रूप में दिखना शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद आप महाजनपद काल में तो पूरा का पूरा आप देखते हैं तो पूरा राजनीतिक स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। और इसी काल में आप देखते हैं उत्तर वैदिक काल में ही तो सभा समिति जैसी संस्थाओं का महत्व कम हुआ। ठीक है, और विदत की चर्चा भी नहीं आपको अब मिलती, मतलब सभा समिति जैसी संस्थाएं, इनका महत्व कम होता चला गया। और विदत तो पूरे टोटली तरीके से खत्म हो गई। और विदत का काम क्या होता था, आप लोग को पता होना चाहिए, न्याय का काम विदत का होता था, तो उसको एक तरीके से खत्म कर दिया गया था। हाँ, समिति जो वयस्क लोगों की होती थी और सभा जो बंटवारे का काम करती थी, अब इनकी चर्चा और महत्व कम होता चला जा रहा था। ठीक है,